हाय गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स एंड सम इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स जो 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आई हैं। ठीक है ना। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अंदर मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करी है, जैसे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, प्रमोशन के अंदर कोटा होना चाहिए या नहीं, जो उनकी प्रीवियस जजमेंट्स है वो डिस्कस करी है हम लोगों ने। प्रकाश सिंह वाली जजमेंट डिस्कस करी है जो कि पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये वीडियोस किसको देखनी चाहिए? देखिए, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है, आप एक एडवोकेट हैं जो अपडेटेड रहना चाहते हैं और लॉ को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, MAHCET की कर रहे हैं, BHU की कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, जुडिशरी की कर रहे हैं, LLM वाले बच्चों के लिए तो दिस इज अ ब्लेसिंग। कोई भी क्लास मिस ना करना, बल्कि जो पिछले प्रीवियस सीरीज के जो सेशंस हैं इस सीरीज के वो भी जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ जल्दी से। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Let's talk about parliamentary outreach program. तो parliamentary outreach program है क्या? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड अ पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम टू एम्पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये और भी बहुत जगह पे इनॉग्रेट किया गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ से हमें दो चीजें पता चलती हैं। एक तो कि लोकसभा के अभी स्पीकर कौन है, ओम बिरला, ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज हमें क्या पता चलती है कि पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम जो है वो क्या है, टू एम्पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। एंड हाल ही में ये जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर इनॉग्रेट किया गया। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम दैट सीक्स टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस एंड प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल। पंचायती राज, पंचायत कहाँ पर होती है? गाँव में होती है। पंचायत कहाँ पर होती हैं? गांव में होती हैं। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। Program was inaugurated at Sher-e-Kashmir International Convention Center in Srinagar. Now arrangements will be by Lok Sabha Secretary to conduct capacity building program for representatives of PRIs in the UT. ठीक है ना, कंडक्ट करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, कंडक्ट करेंगे उनके लिए। ठीक है ना, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स है, पंच है, सरपंच है और भी मेंबर्स है। एम्पावर्ड पंचायत अंडर द प्रोग्राम विल हेल्प in making democracy stronger and increase confidence of the people. तो ये क्यों है? empower पंचायती राज institutions, strengthen the institution of governance and planning at the grassroots level. तो हमें क्या पता होना चाहिए? जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली लॉन्च किया गया, स्पीकर कौन है लोकसभा के? ओम बिरला। जो पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम है वो क्यों है? टू एम्पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पार्लियामेंट आउटरीच प्रोग्राम मतलब पार्लियामेंट चलकर जा रही है लोगों के पास, पार्लियामेंट पंचायत के पास जा रही है। ठीक है, टू एम्पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दैट इज व्हाट द प्रोग्राम इज। हमें ये याद रखना है। ओके, एडिशंस ऑफ द प्रोग्राम, डिफरेंट एडिशंस कहाँ कहाँ पर हुए। फर्स्ट एडिशन हमारा हुआ, फर्स्ट एवर आउटरीच प्रोग्राम was organized at देहरादून in उत्तराखंड। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? देहरादून उत्तराखंड में। क्या? फर्स्ट एवर आउटरीच प्रोग्राम, पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना। ऑन January 8, 2021 it was physically attended by 445 panchayat representatives, while 40,000 panchayat representatives and officials were connected online via web link. तो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन की फर्स्ट टाइम कहाँ पर हुआ ये। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। देहरादून उत्तराखंड में हुआ। Second edition, it was organized at Shillong in February 2021 for Meghalaya and other northeastern states. ठीक है, थर्ड एडिशन कहाँ पर हुआ हमारा? It was organized for grassroots level institutions in the Union Territory of Ladakh. ठीक है, उसके बाद फोर्थ एडिशन हमारा कहाँ पर हुआ? ऑर्गेनाइज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी तक ये चार प्लेसेस पर ही हुआ है। कहाँ पर हुआ है फर्स्ट टाइम हम लोग जब बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहाँ लेकर जाते हैं हमें? या तो वो शिमला लेकर जाते हैं या फिर
देहरादून, मसूरी टाइप्स, राइट। तो हम कहाँ गए थे फर्स्ट टाइम? देहरादून, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम ये लोग कहाँ गए? देहरादून गई पार्लियामेंट घूमने। पार्लियामेंट घूमने कहाँ गई? देहरादून। फिर देहरादून कहती कि मुझे तो नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो कहाँ गए? शिलोंग गए, मेघालय, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ गए? लद्दाख, सबसे फेवरेट जगह, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉलेज ट्रिप्स बनते हैं वहां के लिए। जम्मू एंड कश्मीर, याद हो जाएगा। याद करना इजी है, चलो इसका एक लिंक वही बना देते हैं। देहरादून, शिलोंग, ठीक है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, याद हो जाएगा। DSLR की जगह एक नया कैमरा आ गया है, DSLJK, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा, देहरादून, शिलोंग, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, हो गया याद। चलिए आगे चलते हैं। What are the rights of a pujari in the land owned by the temple? राइट, सो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, इम्पॉर्टेंट है ये सबके लिए, लॉ एंट्रेंस एग्जाम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स रीड द जजमेंट। आपको सारी की सारी स्टोरी सुना दूंगी, एंड जब मैं कहूंगी कि नोट कर लो तो नोट कर लेना, ठीक है ना। स्टोरी इसलिए सुनाती हूँ ताकि याद रहे, अगर सीधा पॉइंट्स बता दूंगी तो आपको याद नहीं रहेगा, रिलेट नहीं कर पाओगे। So, two circulars were issued by Madhya Pradesh government wherein it was ordered that the names of the pujaris be deleted from the revenue record. तो मतलब जो टेम्पल का लैंड था उसके अगेंस्ट पुजारीज के जो नेम थे, जो वो टेम्पल को संभाल रहे थे, ऑर्डर दिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कि वो डिलीट किए जाए, ठीक है ना। अ पिटिशन वाज फाइल्ड टू क्वैश दी सर्कुलर्स। तो पुजारी की जो एसोसिएशन थी, पुजारीज की जो एसोसिएशन थी, उन्होंने पिटिशन फाइल किया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कि ये जो सर्कुलर्स है इनको क्वैश का मतलब ये इनवैलिड घोषित कर देने चाहिए, दे आर नॉट लॉफुल, ठीक है ना। The court held that pujaris had no right to alienate the properties of the temple. They have rights only with respect to either cultivate the land. तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्ड किया, कि कोर्ट की जो पुजारीज हैं उनको कोई राइट नहीं है कि वो एलियनेट कर सके, वो प्रॉपर्टी को सेल कर सके, ठीक है। नो राइट विद रिगार्ड टू दैट, दे आर जस्ट मैनेजर्स, ठीक है ना। They have rights with respect to cultivate the land or get it cultivated through servants. The High Court further held that if the temple was managed by the pujari, then keeping in view the law laid down from time to time, his name was required to be mentioned as pujari along with the name of the deity. तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सर्कुलर्स हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि पुजारी का नाम नहीं मेंशन किया जाएगा, वो गलत है, ठीक है ना। नो डाउट पुजारी इसकी राइट नहीं है, दे हैव नो राइट टू एलियन। तो ब्लू के अंदर जो मैं मतलब अंडरलाइन कर रही हूँ वो हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हेल्ड किया, क्या हेल्ड किया? that pujaris had no right to alienate the property of the temple. Number 1, they have right to cultivate the land. Number 2, or get it cultivated. The High Court further held that the temple was managed by pujari, then keeping in view the law laid down from time to time, his name was required to be mentioned as pujari. अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। तो थोड़ी सी जजमेंट्स डिस्कस करेंगे, जो बीच में हुआ वो डिस्कस करेंगे, एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो देखेंगे, राइट। तो जो काउंसिल फॉर द एपेलेंट थे, एपेलेंट यहाँ पे कौन बना? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थी। उन्होंने आर्ग्यू किया दैट द प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग एज टू व्हाट एंट्री शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन सच रिकॉर्ड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द MP लैंड रेवेन्यू कोड फॉर शॉर्ट द कोड। तो वो कहते हैं कि कैसे प्रिपरेशन, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सब कुछ बताया हुआ है MP लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर। द स्टेट गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड अंडर द कोड, जो पावर्स दी गई हैं MP गवर्नमेंट को इस कोड के अंदर, had issued executive instructions, मतलब वो जो 2 सर्कुलर्स जिसके अंदर कहा गया था कि अब इसके अंदर कहा गया था कि पुजारी के नाम नहीं, इंस्टेड कलेक्टर के नाम, वहां के जो कलेक्टर है उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। टू डिलीट द नेम्स ऑफ द पुजारी फ्रॉम द रेवेन्यू रिकॉर्ड सो एज टू प्रोटेक्ट द टेम्पल प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनऑथराइज सेल बाय पुजारी। अब ये क्यों कर रहे थे ऐसा? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यू किया कि हमारे पास पावर है, जो हमारा MP लैंड रेवेन्यू कोड है वो हमें पावर देता है कि हम ऐसे लॉज ले डाउन कर सके। और उन्होंने ऐसा लॉ क्यों ले डाउन किया? टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनऑथराइज्ड सेल बाय पुजारीज, ठीक है ना।
मॉफी लैंड क्या होता है? मॉफी लैंड exempted from payment of revenue was being recorded in individual names and was being illegally transferred. वो कहते हैं कि जो ऐसा लैंड था ना वो illegally ट्रांसफर किया जा रहा था और इंडिविजुअल नेम्स में वो लिखा जा रहा था, तभी हमने ये लॉ पास किया। ऐसा किसने बोला? जो एमपी के काउंसिल थे, लॉयर थे, उन्होंने बोला। ठीक है ना? देखते हैं कि काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा। ठीक है ना? जो पुजारी का जो काउंसिल था उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबमिटेड दैट पुजारीज हैव बीन कॉन्फर्ड भूमि स्वामी ओनरशिप राइट्स। तो एक स्पेशल काइंड ऑफ राइट्स है। ठीक है ना? तो जब ये कोड बना एमपी लैंड रेवेन्यू, तो उसके अंदर कुछ टाइप के लोग, कुछ टाइप के ओनर्स को भूमि स्वामी ओनर्स बोला गया कि अगर आपका लैंड यहाँ पर है, ऐसा है, वैसा है, तो इट कैन बी, जैसे गवर्नमेंट ने लीज पे दे दिया, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ दिया, दैट दे आर नोन एज भूमि स्वामी। तो ये ओनरशिप राइट्स होती है, इनकी स्पेसिफिक ओनरशिप राइट्स है। ट्रांसफर के लिए भी इनके लिए स्पेसिफिक रूल्स है। आप इतना समझ लीजिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि जो पुजारीज कहते हैं कि हम भूमि स्वामी हैं, a right which cannot be taken away by executive instructions। वो कहते हैं क्योंकि हम भूमि स्वामी हैं तो ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस के थ्रू नहीं लेकर मतलब हमारे राइट दे कैन नॉट टेक अवे। राइट, हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों लॉयर्स ने क्या आर्ग्यू किया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। अब सुप्रीम कोर्ट पिछली जजमेंट डिस्कस करता है अपनी जजमेंट में, वो देख लेते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट जजमेंट ऑन द राइट ऑफ प्रीस्ट वाज रेंडर्ड बाय डिवीजन बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, रिपोर्टेड एज पंचम सिंह वर्सेस राम किशन दास, गुरु रामदास एंड अदर्स। इसको नोट कर लीजिए, एलएलएम वाले स्पेसिफिकली, डीयू वाले और जुडिशरी वाले। राइट, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना। ठीक है ना? तो ये वन ऑफ द फर्स्ट जजमेंट थी। इसमें इट वाज हेल्ड दैट पुजारी इज नॉट अ काश्तकार मोर्शी अ टेनेंट, मतलब वो टेनेंट नहीं है, टेनेंट इन कल्टीवेशन और अ गवर्नमेंट लेसी और एन ऑर्डनरी टेनेंट ऑफ द मॉफी लैंड्स, मतलब जिनके लिए रेवेन्यू नहीं पे करना पड़ता, वो मॉफी लैंड्स होते हैं, बट होल्ड सच लैंड ऑन बिहाफ ऑफ द ऑकफ डिपार्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। हमें कुछ नहीं देखना यहाँ पे इस जजमेंट में क्या गया कि पुजारी इज अ मैनेजर। ठीक है ना? holds the land for the purpose of मैनेजमेंट, लैंड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। ये हम नोट कर लेंगे, जजमेंट का नाम लिखेंगे और ये नोट कर लेंगे। ठीक है ना? ये हेल्ड किया। एंड सबसे बड़ी बात, दिस वेरी जजमेंट वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द जजमेंट ऑफ इन कंचनिया एंड अदर्स वर्सेस शिव राम एंड अदर्स। ठीक है, 1992 के केस में ये अपहेल्ड कर दी पंचम सिंह वाली जजमेंट। राइट, क्या हेल्ड किया गया इसमें कि पुजारी ना तो टेनेंट है ना ही गवर्नमेंट लेसी है, वो क्या है? एक मैनेजर है। ठीक है ना? उसके पास होल्ड्स द लैंड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। इतना लिख लिया नोट। चलिए आगे। In the present case, अब इस present case में the question which is required to be decided is whether a priest can be treated as a भूमि स्वामी। जो ओनर मतलब एक काइंड ऑफ ओनरशिप है, क्या उसके पास भूमि स्वामी की ओनरशिप राइट्स हैं? जो लॉ भूमि स्वामी को एप्लीकेबल है, क्या वो पुजारी को एप्लीकेबल है? ये क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड बाय द कोर्ट्स इन पंचम सिंह, हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस करी, विच हैज फर्दर बीन अफर्म्ड बाय कंचनिया by Supreme Court। ठीक है ना? The law is clear on the distinction that Pujari is not a Kashtkar Morashi, that is a tenant in cultivation or a government lessee or an ordinary tenant, ये हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ से but holds the land for the purpose of management। ठीक है ना? तो Pujari is only a guarantee to manage the property of the deity and such grant can be reassumed if the Pujari fails to do the task assigned to him, that is to offer prayers and manage the land। तो वो कहते हैं कि वो पुजारी इसलिए मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी क्योंकि वो जो डाइटी के काम है, जैसे कि पूजा करना, ठीक है, वो मतलब क्योंकि वो डाइटी को संभाल रहा है, इसीलिए पुजारी जो है वो लैंड संभाल रहा है। अगर वो और वो अपनी ड्यूटीज एज अ जो डाइटी को एज एन उसकी ड्यूटीज है वो परफॉर्म कर रहा है। सो वन ऑफ द ड्यूटीज इज टू हैंडल द लैंड। द डे ही स्टॉप्स डूइंग हिज अदर ड्यूटीज असाइन टू हिम, जो टास्क असाइन किया हुआ है, ये वाला भी जो है इट कैन बी रीअज्यूम्ड। ठीक है ना? ही कैन नॉट बी दस ट्रीटेड एज अ भूमि स्वामी। तो वो कहते हैं ही इज नॉट अ भूमि स्वामी, ही इज जस्ट अ मैनेजर। तो हर
जगह क्या बोला गया कि द पुजारी इज जस्ट अ मैनेजर ऑफ द लैंड, राइट, यही बोला गया ना हर जगह, ठीक है, यही हमें याद रखना है. द कंचनिया फर्दर क्लैरिफाइज द पुजारी डज नॉट हैव एनी राइट इन द लैंड एंड हिज स्टेटस इज ओनली दैट ऑफ अ मैनेजर. राइट्स ऑफ पुजारी डू नॉट स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग एज दैट ऑफ a tenant in ordinary sense who are entitled to all rights including the right to sell or mortgage. ठीक है ना, वो कहते हैं कि जो पुजारी है वो सेल या मॉर्टगेज नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो सिर्फ एक मैनेजर है. ठीक है ना, तो हमने क्या नोट कर लेना है कि इसके अंदर ये वाली चीज हमें याद रखनी है, ये वाली चीज, ये वाली, ठीक है ना, इतना नोट कर लो. जजमेंट्स के नाम हमने पहले ही नोट कर चुके हैं, राइट, पहले भी यही हेल्ड किया था, बस ये वाला एक बार और नोट कर लो. इतना हमें याद कर रखना है कि ही इज नॉट हैविंग भूमि स्वामी राइट्स, राइट. सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के आगे, वो ये था वेदर द प्रीस्ट इज इनामदार और मौफीदार, मतलब पक्का टेनेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन सो एंड सो ऑफ एमपी लैंड रिवेन्यू कोड. क्या वो पहले ही, आई थिंक वो पहले क्वेश्चन में आंसर हो गया, ठीक है ना, कि वो मैनेजर है. Since the priest cannot be treated as Bhumi Swami, they have no right which could be protected under any of the provisions of the code. No right, just a manager. ठीक है ना, just a manager. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. सेकेंड क्वेश्चन ये था. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो अराइज हो वो भी देख लेते हैं. अब अनदर क्वेश्चन विच अराइजेस इज वेदर द स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन कैन ऑर्डर द डिलीशन ऑफ नेम ऑफ पुजारी फ्रॉम द रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड और टू इंसर्ट द नेम ऑफ कलेक्टर एज मैनेजर ऑफ द टेम्पल. वो कहते हैं कि क्या मतलब जो सर्कुलर्स थे उसके थ्रू पुजारी का नाम डिलीट करवा सकती है गवर्नमेंट और ऐड करवा सकती है कलेक्टर का नाम. क्या कलेक्टर का नाम लिख सकते हैं? तो आंसर देखते हैं कोर्ट ने क्या दिया. इन घनश्याम 2 एक जजमेंट आई थी, ठीक है ना, उसके अंदर इट वाज हेल्ड दैट इवन इफ टेंपल वाज बीइंग मैनेज्ड बाय द पुजारी हिज नेम इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड एज पुजारी along with the name of the deity. We do not find any mandate in any of the judgments to hold that the name of the pujari or manager is required to be mentioned in the revenue record. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि नहीं लिखना, नो नेम, पुजारी का नाम नहीं आएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड में. क्यों नहीं आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये नोट करना है हमने, ये नोट करना है, ठीक है. एससी बेंच नोटेड दैट ओनरशिप कॉलम ओनली रिक्वायर्स द नेम ऑफ द डाइटी अलोन because deity is as a juristic person is the owner of the land. Very very important, right. Occupation of the land is also by the deity which is carried out by servant or managers in behalf of the deity. ठीक है ना, वो servant है, manager है पुजारी, उनका नाम नहीं आएगा, right. Thus name of the manager or priest is not required to be mentioned in the column of the occupier. समझ में आ गया, ये तो बहुत ही easy था, ठीक है. अब देखते हैं क्या कलेक्टर का नाम लिख सकते हैं. Can collector be the manager of the property? SC bench notes that name of the collector as manager cannot be recorded with respect to the property vested in the deity because collector cannot be a manager of all temples unless the temple is vested with the स्टेट. ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं कि डाइटी इन इटसेल्फ इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, तो उनके नाम में आएगा. ना तो प्रीस्ट का नाम लिखना है, ना तो पुजारी का नाम लिखना है, और ना ही कलेक्टर का नाम लिखना है. क्लियर है अब इस जजमेंट पे, राइट. सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इंडियन रेलवेज मस्ट पे कॉम्पनसेशन टू पैसेंजर्स इफ ट्रेन्स रन लेट. सुप्रीम कोर्ट स्लैम्ड इंडियन रेलवेज फॉर डिलेड रनिंग ऑफ ट्रेन्स एंड ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन ऑफ ₹30,000. मतलब अगर ट्रेन्स डिले होती हैं तो दे आर लायबल टू पे कॉम्पनसेशन. कौन? इंडियन रेलवेज. ठीक है ना, तो इस केस के अंदर द पर्सन वाज नॉट एबल टू कैच द फ्लाइट एंड देयरफॉर the Indian Railways was held liable for the delay. Supreme Court observed that these are the days of competition as well as accountability. If public transport has to survive and compete against the private players, they are required to improve the system and their working culture. Passengers cannot be at the mercy of the authorities or administration. One has to accept the responsibilities. So Indian Railways is the authority जिसको सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड लायबल दैट अगर तुम्हारी ट्रेन लेट होती है और उसकी वजह से किसी का नुकसान होता है तो तुम लायबल हो. द मद्रास हाई कोर्ट हैज सेट असाइड द 2018 नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
that had fixed a speed of 120 km per hour as the limit on highways and expressways. ठीक है ना, तो ये important है. तो 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट थी एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पे, वो सेट असाइड कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने. तो इम्पॉर्टेंट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर अपील करी गई थी कॉम्पनसेशन इंक्रीज करने के लिए. ठीक है ना, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर थी एक्सप्रेसवेज पे, 100 किलोमीटर पर आवर ऑन नेशनल हाईवेज, while for M1 category of vehicles it was fixed at 60 kilometers per hour. ठीक है ना, वो M1 vehicles होते हैं जो पैसेंजर्स कैरी कर सकते हैं एंड उनमें 8 से ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं. ठीक है ना, जस्टिस so and so noted that over speeding is the main killer and responsible for most of the accidents. Despite knowing this fact, government has increased the limit for various reasons including the commercial reasons. It is resulting into more deaths. Citing this, the notification was quashed. उन्होंने क्या कहा कि ओवर स्पीडिंग मेन किलर है. ठीक है ना, तो इतनी स्पीड रखनी ज़रूरी नहीं है. सो उन्होंने नोटिफिकेशन जिसके अंदर 120 किलोमीटर पर आवर और ये सारा था वो क्वैश कर दिया. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ 2020 बाय मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, 6 two-wheeler riders die every hour in India. Most of the two-wheeler riders are inviting accidents by overspeeding. SC noted that it is the bounden duty of concerned government to direct manufacturers of two-wheelers to install speed governors in all the two-wheelers at the manufacturing stage itself. This will help in controlling the speed of vehicle. As a result, deaths will be prevented and accidents will be averted. ये उन्होंने suggestions दी हैं. ठीक है ना, कि उसके अंदर जो स्पीड जो है स्पीड गवर्नर्स होने चाहिए कि एक लिमिट से ऊपर जा ही ना सके. अनदर फैक्टर फॉर द इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स इज ओवर स्पीडिंग इज बाय इंपोर्टेड व्हीकल्स दैट आर नॉट डिजाइन्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर इंडियन कंडीशंस. इंपोर्टेड व्हीकल्स कम विद हाई स्पीड इंजन्स, thus they should be calibrated in a manner that vehicles would not pick up speed beyond the limit permitted in India. ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि जो जब स्पीड लिमिट ही इतनी है, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा स्पीड है ही क्यों व्हीकल्स के अंदर, राइट. सो ये नोटिफिकेशन क्रैश हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नोट कर लो. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कर देना एंड कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस आई शुड डू. Please do not forget to watch the part 1 of this video because उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस करनी है, उसके नोट्स भी बना लेना. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो पिछले सेशंस हैं दूसरे मंथ्स के वो भी देख लेना. एंड जो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है सितंबर के न्यूज़ के वो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी. राइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू सुपर सून एंड प्लीज गाइस डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज वहाँ पे मैं आपको सारी जजमेंट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, फ्री PDFs जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो LLM वालों के बहुत ज़्यादा हेल्प आएंगी. LLM वालों को जजमेंट्स डाउनलोड करके पढ़नी चाहिए, बाकी सबको जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ दैट इज मोर देन इनफ. राइट, सो दैट्स इट. लॉगिरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय एंड टेक केयर.